सफ़ेद रातें, एक सपने देखने वाले की डायरी से एक भावुक कहानी। पहली रात। यह एक अद्भुत रात थी। ऐसी रात जो केवल जवानी में ही संभव है। आकाश इतना तारों भरा और चमकीला था कि उसे देखकर मन में सवाल उठता कि क्या ऐसे आकाश के नीचे कोई उदास या चिड़चिड़ा इंसान रह सकता है। यह सवाल भी जवान मन का है, बहुत जवान, लेकिन भगवान इसे आपके दिल में बार बार लाए। चिड़चिड़े और उदास लोगों की बात करते हुए मैं उस दिन अपनी मनस्थिति को याद करने से खुद को रोक नहीं पाता। सुबह से ही मुझे एक अजीब उदासी ने घेर लिया था। अचानक मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है। बेशक कोई भी पूछ सकता है कि यह हर कोई कौन था। मैं लगभग 8 साल से पीटर्सबर्ग में रह रहा था, लेकिन मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था। पर मुझे जान पहचान वालों की क्या ज़रूरत। मैं तो पूरे पीटर्सबर्ग को जानता था, इसलिए जब सारा पीटर्सबर्ग अपने ग्रीष्मकालीन घरों की ओर चला गया तो मुझे लगा जैसे सब मुझे छोड़ गए। मुझे अकेले रहने का डर लगने लगा और 3 पूरे दिन मैं शहर में उदास मन से भटकता रहा, यह नहीं जानते हुए कि खुद को क्या करूं। चाहे मैं बगीचे में टहलता या तट पर घूमता, उन चेहरों में से एक भी नहीं दिखता जिन्हें मैं साल भर एक ही समय और एक ही जगह पर देखने का आदी था। वे मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उनके चेहरों को गहराई से जानता हूँ। उनके हंसते चेहरों पर खुशी महसूस करता हूँ और उनके उदास होने पर मायूस हो जाता हूँ। मैंने तो एक बूढ़े व्यक्ति से लगभग दोस्ती ही कर ली थी, जिससे मैं हर दिन फॉन्टाका में एक ही समय पर मिलता था। उसका चेहरा गंभीर और विचार मग्न था। वह हमेशा अपने आप से बड़बड़ाता और अपने बाएं हाथ को हिलाता रहता, जबकि दाएं हाथ में एक लंबी गांठदार छड़ी होती, जिसका सिरा सोने का था। उसने मुझे भी देखना शुरू कर दिया था और मेरी ओर गर्मजोशी से देखता था। अगर मैं किसी दिन फोंडका के उस स्थान पर न होता, तो मुझे यकीन है कि उसे निराशा होती थी। इस तरह हम दोनों लगभग एक दूसरे को नमस्ते करने लगे थे, खासकर जब हम दोनों अच्छे मूड में होते। परसों जब हम 2 दिन बाद तीसरे दिन मिले, हम तो अपनी टोपी तक उठाने वाले थे, लेकिन समय रहते समझ गए और हाथ नीचे करके एक दूसरे को रुचि भरी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ गए। मैं घरों को भी जानता हूँ। जब मैं सड़कों पर चलता हूँ तो वे जैसे मेरी ओर दौड़ते हैं और हर खिड़की से मुझे देखते हैं, जैसे कह रहे हो, नमस्ते, आप कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ, भगवान का शुक्र है, और मई में मेरी एक नई मंजिल बनने वाली है। या आप कैसा है, कल मेरा रंग रोगन होने वाला है। या मैं तो लगभग जल गया था, कितना डर लग रहा था। और इसी तरह उनमें से कुछ मेरे पसंदीदा थे, कुछ मेरे प्यारे दोस्त थे। एक घर तो इस गर्मी में आर्किटेक्ट से इलाज करवाने वाला है। मैं हर दिन वहां जाऊंगा, ताकि यह ना हो कि ऑपरेशन असफल हो जाए। भगवान न करे, लेकिन मैं हल्के गुलाबी रंग के बहुत प्यारे छोटे घर की घटना को कभी नहीं भूल सकता। वह इतना सुंदर ईंटों का घर था, मुझे इतने आतिथ्य से देखता था और अपने बेडौल पड़ोसियों की ओर इतने गर्व से कि उसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता था। अचानक पिछले हफ्ते जब मैं सड़क पर चल रहा था और अपने दोस्त की ओर देखा, तो मुझे उसकी कराह सुनाई दी। वे मुझे पिला रंग रहे हैं, दुष्ट, बर्बर। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ना कॉलम, ना कंगूरे, और मेरा बेचारा दोस्त पीला हो गया, जैसे कैनरी पक्षी। मुझे तो गुस्से से चक्कर आ गया और आज तक मेरे पास हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने उस बेचारे बदरंग दोस्त को देखने जाऊं, जिसे चीनी साम्राज्य के रंग में रंग दिया गया। अब आप समझ गए, पाठक, कि मैं किस तरह पूरे पीटर्सबर्ग को जानता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि 3 दिन तक मैं परेशान रहा, जब तक कि मुझे अपनी बेचैनी का कारण नहीं समझ आया। सड़क पर मुझे बेचैनी होती थी, यह चला गया, वह चला गया, और बाकी कहाँ गए।
और घर पर भी मैं अपने आप में नहीं था। 2 शाम तक मैं अपने दिमाग पर ज़ोर डालता रहा कि मेरे कोने में क्या गड़बड़ है? मुझे इतना असहज क्यों लग रहा है? हैरानी में मैंने अपनी गंदी हरी दीवारें, मेरी छत पर फैले मकड़ी के जाले को देखा, जिसे मटरोना ने इतने अच्छे से बनने दिया था। मैंने अपने सारे फर्नीचर को देखा, हर कुर्सी की जांच की, सोचता रहा कि शायद यही कोई परेशानी है। क्योंकि अगर एक कुर्सी भी उस जगह पर नहीं है जहाँ वह कल थी, तो मैं अपने आप में ही नहीं रहता। मैंने खिड़की की ओर देखा, लेकिन सब बेकार। मुझे ज़रा भी राहत नहीं मिली। मैंने तो मंत्रणा को बुलाने का सोचा, उसे मकड़ी के जाले और गंदगी के बारे में कुछ पितातुल्य उपदेश देने लगा, लेकिन उसने बस आश्चर्य से मुझे देखा और बिना कुछ कहे चली गई। तो मकड़ी का जाला आज भी अपनी जगह पर आराम से टंगा है। आज सुबह ही मुझे आखिरकार समझ आया कि क्या गलत था। अरे, वे सब मुझे चकमा देकर अपने ग्रीष्मकालीन घरों की ओर भाग रहे हैं। इस साधारण बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अभी शानदार भाषा के मूड में नहीं हूँ। क्योंकि पीटर्सबर्ग में जो कुछ भी था, वह या तो चला गया था या छुट्टियों के लिए जा रहा था। हर वह सम्मानित सज्जन जो टैक्सी लेता था, मेरी नज़रों में तुरंत एक सम्मानित परिवार का मुखिया बन जाता था, जो अपने दैनिक काम के बाद अपने परिवार के पास ग्रीष्मकालीन घर में जा रहा था। हर राहगीर के चेहरे पर अब एक खास भाव था, जो जैसे हर मिलने वाले से कह रहा था, हम यहाँ बस थोड़ी देर के लिए हैं सज्जनों, और 2 घंटे बाद हम ग्रीष्मकालीन घर जा रहे हैं। अगर कोई खिड़की खुलती और बर्फ जैसे सफ़ेद नाजुक उंगलियों से शीशे पर थपथपाया और एक सुंदर लड़की का सिर बाहर निकलता, फूलों के गमलों वाले सड़क के विक्रेता को बुलाता, तो मुझे तुरंत लगता कि यह फूल सिर्फ शहर के बंद कमरों में वसंत और फूलों का आनंद लेने के लिए नहीं खरीदे जा रहे, बल्कि इसलिए कि वे सब जल्दी ही गाँव जा रहे हैं और फूलों को साथ ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने मैंने अपनी इस नई खास तरह की जांच में इतनी तरक्की कर ली थी कि न सिर्फ उनके हाव-भाव से बता सकता कि वे किस ग्रीष्मकालीन घर में रह रहे हैं। कामेनी और अपटस्कार की आइलैंड या पीटर्सहाफ रोड के निवासी अपनी शालीन शैली, फैशनेबल ग्रीष्मकालीन कपड़ों और शानदार गाड़ियों से पहचाने जाते थे, जिनमें वे शहर आते थे। परगोलोवो और उससे दूर के स्थान के लोग अपनी समझदारी और सम्मानित हाव-भाव से प्रभावित करते थे। क्रिस्तावे की आइलैंड जाने वाले को उनकी बेकाबू खुशी से पहचाना जा सकता था। अगर मुझे गाड़ियों का लंबा जुलूस दिखता, जिसमें गाड़ीवान आलस से रस्सियाँ पकड़े फर्नीचर, टेबल, कुर्सियाँ, सोफे और हर तरह के घरेलू सामान से लदी गाड़ियों के साथ चल रहे होते, और ऊपर अक्सर एक बूढ़ी रसोइया बैठी होती, अपने मालिक के सामान को ऐसे रखवाली करते जैसे वह उसकी आंखों का तारा हो। या अगर मैं नेवा या फैंटाका नदी पर भारी घरेलू सामान से लदी नावें देखता, जो ब्लेयर रिवर या द्वीपों की ओर जा रही होती, तो मेरी नज़रों में ये गाड़ियाँ और नावें 10 गुना, 100 गुना बढ़ जाती थी। मुझे लगता था कि सब कुछ हिल रहा है, चल रहा है, सब कुछ नियमित कारवां बनाकर ग्रीष्मकालीन घरों की ओर जा रहा है। ऐसा लगता था जैसे पीटर्सबर्ग एक जंगल बनने वाला है, और आखिरकार मुझे शर्मिंदगी, अपमान और उदासी महसूस हुई कि मेरे पास छुट्टियों के लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं है और न ही कोई कारण। मैं हर गाड़ी के साथ जाने को तैयार था, और उस सम्मानित सज्जन के साथ गाड़ी में चढ़ने को तैयार था जो टैक्सी लेता था, लेकिन बिल्कुल किसी ने मुझे नहीं बुलाया। ऐसा लगता था जैसे वे मुझे भूल गए, जैसे मैं वाकई उनके लिए अजनबी हूँ। मैं लंबी सैर कर रहा था और हमेशा की तरह यह भूल जाता था कि मैं कहाँ हूँ। जब अचानक मेरे शहर के फाटक पर पहुँच गया, तुरंत मेरा मन हल्का हो गया और मैंने बाधा पार की और खेतों और घास के मैदानों के बीच चलने लगा, थकान महसूस किए बिना, बस यह अनुभव करते हुए कि मेरे मन का बोझ हट रहा है।
सभी राहगीर मुझे इतनी दोस्ताना नज़रों से देखते थे कि वे जैसे मुझे नमस्ते कह रहे हो। वे सब कुछ न कुछ खुश दिख रहे थे, सभी सिगार पी रहे थे, हर एक। और मुझे ऐसे खुशी महसूस हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे मैं अचानक इटली पहुंच गया हूँ। प्रकृति का ऐसा गहरा असर पड़ा मुझ पर, एक आधे बीमार शहरी इंसान पर जो शहर की दीवारों के बीच लगभग दम घुटने की कगार पर था। पीटर्सबर्ग के आसपास की प्रकृति में कुछ ऐसा है जो दिल को बहुत गहरे तक छू लेता है, खासकर जब बसंत आता है। उस समय प्रकृति अपनी पूरी ताकत, अपने सारे आशीर्वाद दिखाती है। वह पत्तियों से ढक जाती है, फूलों से सज जाती है और चमक उठती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह मुझे उस कमजोर बीमार लड़की की याद दिलाता है, जिसे देखकर कभी दया आती है, कभी प्यार, और कभी वह बस अनदेखी रह जाती है। लेकिन अचानक एक पल में वह जाने कैसी इतनी खूबसूरत और अनोखी हो जाती है। उसकी उदास सोच में डूबी आंखों में ऐसी चमक आती है जैसे आग जल उठी हो। उन पीले कमजोर गालों पर खून दौड़ने लगता है, उसके नाजुक चेहरे पर जुनून झलकता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह बेचारी लड़की का चेहरा अचानक इतना ताकत, जिंदगी और खूबसूरती से चमक उठता है। उसकी मुस्कान दमकती है और उसकी हंसी ऐसी चमकती है जैसे तारे। आप इधर उधर देखते हैं, किसी को ढूंढते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन वह पल गुजर जाता है और अगले दिन शायद वही उदास, चिंतित चेहरा, वही पीला चेहरा, वही डरपोक और शर्मीली हरकतें दिखती है। कभी कभी तो उस पल की खुशी के लिए पछतावा, दुख और अफसोस के निशान भी दिखते हैं। आपको दुख होता है कि वह खूबसूरती इतनी जल्दी गायब हो गई, फिर कभी न लौटने के लिए। वह आपको इतनी धोखे से, इतनी बेकार चमक दिखाकर चली गई। आपको दुख होता है कि आपके पास उसे प्यार करने का भी समय नहीं था। और फिर भी मेरी रात मेरे दिन से बेहतर थी। ऐसा हुआ, मैं बहुत देर बाद शहर लौटा और जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था तब रात के 10 बज चुके थे। मेरा रास्ता नहर के किनारे से होकर था, जहाँ उस समय कोई नहीं मिलता। सच है, मैं शहर के बहुत दूर के हिस्से में रहता हूँ। मैं गुनगुनाता हुआ चल रहा था, क्योंकि जब मैं खुश होता हूँ तो मैं हमेशा अपने आप में गुनगुनाता हूँ, जैसे हर वह खुश इंसान जिसके पास अपनी खुशी बांटने के लिए कोई दोस्त या जान पहचान वाला नहीं होता। अचानक मेरे साथ एक सबसे अनपेक्षित घटना हुई। नहर की रेलिंग पर एक औरत खड़ी थी। उसकी कोहनियाँ रेलिंग पर थी और वह बहुत ध्यान से नहर के गंदले पानी को देख रही थी। उसने बहुत प्यारी पीली टोपी और एक छोटा सा काला कोट पहना था। यह लड़की है और मुझे यकीन है कि वह सांवली है, मैंने सोचा। उसे मेरे कदमों की आहट नहीं सुनाई थी और जब मैं धीमी सांस और तेज धड़कते दिल के साथ उसके पास से गुजरा, तब भी वह नहीं हिली। अजीब है, मैंने सोचा, वह जरूर किसी गहरी सोच में डूबी है। और अचानक मैं जैसे पत्थर हो गया। मुझे एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी। हाँ, मैं गलत नहीं था, वो लड़की रो रही थी। और 1 मिनट बाद मुझे और सिसकियां सुनाई दी। हे भगवान, मेरा दिल डूब गया। मैं औरतों से बहुत शर्माता हूँ, लेकिन यह ऐसा पल था। मैं मुड़ा, उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और निश्चित रूप से मैडम कहने वाला था। अगर मुझे यह ना पता होता कि यह शब्द हर उसी उपन्यास में 1000 बार बोला जा चुका है। बस यही सोच मुझे रोक रही थी। लेकिन जब मैं कोई और शब्द ढूंढ नहीं पाया, लड़की को होश आया। उसने इधर उधर देखा, चौंकी, अपने आंखें नीचे की और नहर के किनारे मेरे पास से फिसल कर चली गई। मैं तुरंत उसके पीछे चला, लेकिन उसने यह भाप लिया। नहर का किनारा छोड़ा, सड़क पार की और फुटपाथ पर चलने लगी। मैं सड़क पार करने की हिम्मत नहीं कर सका। मेरा दिल एक पकड़े गए पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। अचानक एक मौका मेरी मदद के लिए आया। उसी फुटपाथ पर, लड़की से थोड़ी दूर,
अचानक एक सज्जन दिखाई दिए जो शाम के कपड़ों में थे। उम्र में बड़े, लेकिन उनकी चाल बिल्कुल सम्मानित नहीं थी। वह लड़खड़ा रहे थे और दीवार का सहारा लेते हुए सावधानी से चल रहे थे। लड़की तीर की तरह तेजी से चल रही थी, जैसे शर्मीली जल्दबाजी हर उस लड़की में दिखती है जो रात में अकेले घर जाना चाहती है और नहीं चाहती है कि कोई उसे साथ चलने की पेशकश करे। शायद वह लड़खड़ाता इंसान उसका पीछा न करता अगर मेरी अच्छी किस्मत ने उसे उकसाया न होता। अचानक, बिना किसी के कुछ कहे, वह इंसान तेजी से उस अनजान लड़की के पीछे दौड़ा। वह हवा की तरह तेज भाग रही थी, लेकिन वह लड़खड़ाता इंसान उसे पकड़ रहा था और पकड़ लिया। लड़की चीख पड़ी और मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे दाएं हाथ में उस समय एक शानदार गार्ड वाली छड़ी थी। मैं झट से सड़क के दूसरी ओर था। पल भर में उस घुसपैठिए इंसान ने स्थिति समझ ली, मेरे तर्क को माना, बिना कुछ कहे पीछे हट गया और जब हम बहुत दूर चले गए तब उसने मेरे खिलाफ कुछ जोरदार शब्दों में विरोध किया, लेकिन उसके शब्द हम तक मुश्किल से पहुंचे। मेरा हाथ थाम लो, मैंने लड़की से कहा, अब वह हमें और परेशान नहीं करेगा। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया, अभी भी डर और उत्तेजना से कांप रही थी। ओह घुसपैठिए इंसान, इस पल में मैंने तुम्हें कितना आशीर्वाद दिया। मैंने उसकी ओर चुपके से देखा। वह बहुत प्यारी और सांवली थी। मैंने सही अनुमान लगाया था। उसकी काली पलकों पर अभी भी एक आंसू चमक रहा था, शायद हाल के डर से या पहले के दुख से, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके होठों पर पहले से ही एक हल्की मुस्कान थी। उसने भी मुझे चुपके से मेरी ओर देखा, हल्का सा शर्माई और नजरें नीचे कर ली। देखा, तुमने मुझे क्यों भगाया? अगर मैं यहाँ होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती थी। मुझे लगा कि तुम भी। क्या अब तुम मुझे जानती हो? थोड़ा सा। उदाहरण के लिए, तुम क्यों कांप रहे हो? तुमने पहली बार में ही सही अनुमान लगा लिया, मैंने खुशी से कहा, ये देखकर कि मेरी लड़की समझदार है। खूबसूरती के साथ समझदारी कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, तुमने पहली नज़र में समझ लिया कि मैं कैसा इंसान हूँ। बिल्कुल, मैं औरतों से शर्माता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं यह नहीं नकारता जैसे तुम एक मिनट पहले उस इंसान से डर रही थी। मैं अब भी थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। यह सपने जैसा है और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी औरत से बात करूँगा। क्या सचमुच? उसने पूछा। हाँ, अगर मेरा हाथ कांप रहा है तो इसलिए कि इसे कभी तुम्हारे जैसे प्यारे छोटे हाथ ने नहीं थामा। मैं औरतों से पूरी तरह अनजान हूँ, यानी मैं उनके साथ कभी सहज नहीं रहा। देखो, मैं अकेला हूँ, मुझे तो यह भी नहीं पता कि उनसे बात कैसे करनी है। अभी मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे कुछ बेवकूफ़ी भरी बात तो नहीं कह दी। मुझे सच सच बताओ। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मुझे जल्दी बुरा नहीं लगता। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। उल्टा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं खुलकर बोलूं तो मैं कहूँगी कि औरतों को ऐसी शर्मिलापन पसंद है, और अगर तुम और जानना चाहते हो तो मुझे भी यह पसंद है, और मैं तुम्हें घर पहुँचने तक नहीं भगाऊंगी। तुम मुझे, मैंने खुशी से हाँफते हुए कहा, तुम मुझे मेरा शर्मिलापन खोने पर मजबूर कर दोगी और फिर मेरे सारे मौके खत्म। मौके? कौन से मौके? किसके? यह तो अच्छा नहीं है, उसने कहा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे खेद है, यह मेरी ज़बान फिसल गई। लेकिन ऐसे पल में तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि किसी को कोई इच्छा ना हो पसंद किए जाने की, है ना? उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन भगवान के लिए दयालु बनो। सोचो, मैं क्या कहूँ? देखो, मैं 26 साल का हूँ और मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मैं अच्छे से, समझदारी से और सही बात कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें सब कुछ खुलकर बताने पर यह तुम्हें बेहतर लगेगा। मुझे नहीं पता कि जब मेरा दिल बोल रहा होता है तो मैं उसे कैसे चुप करूँ।
खैर, कोई बात नहीं, मान लो, एक भी औरत नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई जान-पहचान नहीं। और मैं हर दिन बस यही सपना देखता हूँ कि आखिरकार मैं किसी से मिलूँगा। अगर तुम्हें पता होता कि मैंने कितनी बार इस तरह प्यार किया है। कैसे? किससे? उसने फिर पूछा। किसी से नहीं, एक सपने से, उससे जो मेरे सपनों में आता है। मैं अपने सपनों में पूरी कहानियाँ बनाता हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, यह सच है। मैं 2-3 औरतों से मिला हूँ, लेकिन वे कैसे औरतें थी? वे सब मकान मालकिन थी। लेकिन मैं तुम्हें हँसाऊँगा अगर मैं बताऊँगा कि मैंने कई बार सोचा है कि किसी ऊँचे ख़ानदान की औरत से, जब वह अकेली हो, सड़क पर बस यूँ ही बात कर लूँ। बेशक शर्मीलेपन, सम्मान और जुनून के साथ। उसे बताऊँ कि मैं अकेलेपन से मरा जा रहा हूँ। उसे विनती करूँ कि मुझे न भगाए। कहूँ कि मेरे पास किसी औरत से जान-पहचान करने का कोई मौका नहीं है। उसे समझाऊँ कि एक औरत का यह फ़र्ज़ है कि वह मेरे जैसे बदकिस्मत इंसान की इतनी शर्मीला प्रार्थना को न ठुकराए। कि असल में बस मैं इतना चाहता हूँ कि वह 2-3 शब्द सहानुभूति के साथ कह दे। मुझे पहली नज़र में न ठुकराए, मुझे भरोसे पर ले और मेरी बात सुने। अगर चाहे तो मुझ पर हँसे, मेरा हौसला बढ़ाए, मुझे 2 शब्द कहे, बस 2 शब्द। भले ही हम इसके बाद कभी न मिले, लेकिन तुम हँस रही हो। खैर, इसलिए तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। नाराज़ मत हो, मैं सिर्फ़ इस बात पर हँस रही हूँ कि तुम खुद को अपने दुश्मन बना रहे हो, उसने कहा। अगर तुमने कोशिश की होती तो शायद तुम कामयाब हो जाते। भले ही यह सड़क पर ही क्यों ना होता, जितना साधारण उतना बेहतर। कोई भी दयालु औरत, जबकि वह मूर्ख न हो तो, या उस पल में किसी बात से नाराज़ न हो, तुम्हें उन 2 शब्दों के बिना, जिन्हें तुम इतने डर-डरते माँगते रहे हो, भगा नहीं सकती। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? बेशक वह मुझे पागल समझती। मैं तो अपने हिसाब से सोच रही थी। मुझे दूसरों की ज़िंदगी के बारे में कहीं ज़्यादा पता है। ओह शुक्रिया, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे लिए अब क्या किया है। मुझे खुशी है, उसने कहा। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं वैसे औरत हूँ जिसके साथ, खैर, जिसे तुम ध्यान और दोस्ती के लायक समझते हो? यानी जैसा तुम कहते हो, कोई मकान मालकिन नहीं। तुमने मेरे पास आने का फैसला क्यों किया? क्यों? लेकिन तुम अकेली थी, मैंने कहा। वह इंसान बहुत बदतमीज था, रात हो चुकी थी। तुम्हें मानना होगा कि यह मेरा फर्ज था। नहीं नहीं, मेरा मतलब उससे पहले, दूसरी तरफ। तुम जानते हो कि तुम मेरे पास आने वाले थे। दूसरी तरफ? सचमुच मुझे नहीं पता कि क्या जवाब दूँ। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हें पता है, मैं आज खुश था। मैं गुनगुनाता हुआ चल रहा था। मैं गाँव की ओर गया था। मेरे पास ऐसे खुशी के पल कभी नहीं आए। तुम, शायद यह मेरा वहम था। मुझे माफ़ करना कि मैंने इसका ज़िक्र किया। मुझे लगा कि तुम रो रही थी और मैं इसे सुन नहीं सका। मेरा दिल दुखने लगा। ओह मेरे भगवान! क्या मुझे तुम्हारी चिंता करने का हक नहीं था? क्या तुम्हारे लिए दया महसूस करने में कोई बुराई थी? माफ़ करना, मैंने दया कहा। खैर संक्षेप में, क्या तुम्हें मेरे उस अनजाने में तुम्हारे पास आने की इच्छा से बुरा लगा होगा? बस बहुत हुआ, उसने कहा। इस बारे में बात मत करो। नज़रें नीचे करके और मेरा हाथ दबाते हुए उसने कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने इस बारे में बात शुरू की, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। लेकिन अब मैं घर पहुंच गई हूँ, मुझे इस गली में जाना है। यहाँ से बस 2 कदम। अलविदा, शुक्रिया। सचमुच? सचमुच तुम्हारा मतलब यह नहीं कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे? क्या यह हमारी आखिरी मुलाकात है? मैंने पूछा। देखो, लड़की ने हंसते हुए कहा, पहले तुम सिर्फ 2 शब्द चाहते थे और अब, खैर, मैं कुछ नहीं कहूँगी। शायद हम मिले। मैं कल यहाँ आऊँगा, मैंने कहा। और मुझे माफ़ करना, मैं पहले से ही माँग करने लगा हूँ। हाँ, तुम ज़्यादा धैर्यवान नहीं हो,
तुम लगभग ज़िद कर रहे हो, उसने कहा। सुनो, सुनो, मैंने उसे बीच में टोका। मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ कहूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कल यहाँ नहीं आने से खुद को नहीं रोक सकता। मैं एक सपने देखने वाला हूँ। मेरी असल ज़िंदगी इतनी कम है कि मैं ऐसे पलों को, जैसे अभी का यह पल है, इतना अनमोल मानता हूँ कि मैं इन्हें अपने सपनों में दोबारा नहीं जीने से नहीं रह सकता। मैं सारी रात, सारा हफ्ता, सारा साल तुम्हारे बारे में सपने देखूंगा। मैं कल ज़रूर यहाँ आऊँगा, यही, इसी जगह, इसी समय, और आज को याद करके खुश हो जाऊंगा। यह जगह मुझे पहले से प्यारी हो गई है। मेरे पास पीटर्सबर्ग में पहले से ही 2-3 जगह है। मैंने एक बार यादों में आंसू बहाए थे, जैसे तुम। कौन जानता है, शायद 10 मिनट पहले तुम भी किसी याद में रो रही थी। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं फिर भूल गया। शायद तुम यहाँ कभी खुश भी थी। ठीक है, लड़की ने कहा। शायद मैं भी कल यहाँ आऊँगी, 10 बजे। मैं देख रही हूँ कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। बात यह है, मुझे यहाँ होना ही है। यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ मुलाकात तय कर रही हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मुझे अपनी वजह से यहाँ होना है। लेकिन खैर, मैं तुमसे साफ-साफ कहती हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर तुम आओ। सबसे पहले, आज जैसे कोई बुरी घटना फिर हो सकती है, लेकिन उसकी चिंता मत करो। संक्षेप में, मैं बस तुम्हें देखना चाहूँगी, तुमसे 2 शब्द कहना चाहूँगी। बस ध्यान रखना, अब तुम मेरे बारे में गलत नहीं सोचोगी। यह मत समझना कि मैं इतनी आसानी से मुलाकात तय करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती, सिवाय इसके कि, लेकिन यह मेरा राज है। बस पहले एक वादा। वादा? बोलो, बताओ, सब कुछ पहले से बता दो। मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा। मैं हर दिन, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैंने खुशी से चिल्लाकर कहा। मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आज्ञाकारी और सम्मानजनक रहूँगा। तुम मुझे जानती हो, है ना? इसलिए कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें कल आने के लिए कह रही हूँ, लड़की ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें पूरी तरह जानती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम इस शर्त पर आना सबसे पहले, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। यह असंभव है, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। मैं दोस्ती के लिए तैयार हूँ। यह लो मेरा हाथ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मैं कसम खाता हूँ। उसने आके कहा, शांत, कसम मत खाओ। मुझे पता है तुम बारूद की तरह भड़क सकते हो। मेरी इस बात से बुरा मत मानना। अगर तुम्हें पता होता, मेरे पास भी कोई नहीं जिसके साथ मैं एक शब्द कह सकूं, जिससे सलाह मांग सकूं। बेशक सड़क पर कोई सलाहकार नहीं ढूंढता, लेकिन मैं तुम्हें एक अपवाद हूँ। मैं तुम्हें ऐसे जानती हूँ जैसे हम 20 साल से दोस्त हो। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, है ना? तुम देखोगी। बस एक बात है, मुझे नहीं पता कि मैं अगले 24 घंटे कैसे बिताऊंगा, मैंने कहा। चैन से सो जाओ। शुभ रात्रि, और याद रखना कि मैंने तुम पर पहले ही भरोसा कर लिया है, उसने कहा। लेकिन तुमने अभी कितने अच्छे से कहा था, क्या हर भावना की जिम्मेदारी ली जा सकती है, यहाँ तक कि सहानुभूति की भी। क्या तुम्हें पता है, यह इतना अच्छा कहा गया है कि मुझे तुरंत ख्याल आया कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। भगवान के लिए करो। लेकिन किस बारे में, क्या है, मैंने पूछा। कल का इंतज़ार करो, तब तक यह एक राज रहे। तुम्हारे लिए यही अच्छा है, इससे थोड़ा रोमांच का मज़ा आएगा। शायद मैं तुम्हें कल बताऊंगी, और शायद नहीं भी। मैं पहले तुमसे थोड़ी और बातें करूंगी, हम एक दूसरे को और बेहतर जान लेंगे। हाँ, मैंने कहा। हाँ, मैं कल तुम्हें अपने अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे चमत्कार हो गया हो। मेरे भगवान, मैं कहाँ हूँ? बताओ, क्या तुम्हें खुशी नहीं कि तुम पहले पल में नाराज नहीं हुई और मुझे भगाया नहीं, जैसा कोई और औरत करती? 2 मिनट में तुमने मुझे हमेशा के लिए खुश कर दिया। हाँ, खुश। कौन जानता है, शायद तुमने मुझे खुद से सुलह करा दी। मैंने शक दूर कर दिए।
शायद मेरे साथ ऐसे पल आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कल सब कुछ बताऊँगा। तुम सब कुछ जान पाओगी, सब कुछ। ठीक है, मैं मानती हूँ, तुम शुरू करोगे। हाँ, कल तक अलविदा, उसने कहा, कल तक। और हम अलग हो गए। मैं सारी रात इधर-उधर घूमता रहा। मैं घर जाने का मन नहीं बना सका, मैं इतना खुश था। कल, कल तक।